हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग ये हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं और हम लोग बढ़ने जा रहे हैं अब मौर्य वंश की तरफ। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की तरफ एक्चुअली। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में क्या क्या आता है वो देखने वाले हैं, क्या क्या इसके रिसोर्सेज हैं वो देखने वाले हैं और बाकी सारी चीजें देखने वाले हैं। तो मौर्य वंश की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें तो भाई मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले रिसोर्सेज की बात करते हैं हम लोग। रिसोर्सेज का मतलब स्रोत होता है, जो स्रोत का मतलब कहाँ से हमें इन सब चीजों के बारे में जो है वो पता चलता है। ठीक है, तो अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें कि साहित्यिक स्रोत में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो हमें 2-3 बुक्स है जिनसे हमें इस वंश के बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है। और उसमें सबसे पहली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो है वो अर्थशास्त्र है, दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसको रचा था कौटिल्य ने। कौटिल्य यानी कि कौटिल्य कह लो या इसे विष्णुगुप्त कह लो, एक ही बात है। ये से चाणक्य कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य तीनों एक ही चीज है। ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। और जो हम अर्थशास्त्र अभी पढ़ते हैं, जो आर्ट्स और कॉमर्स के होंगे, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई होगी, उनको पता होगा कि अर्थशास्त्र का मतलब इस समय इकोनॉमिकल चीजों से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस समय अर्थशास्त्र का मतलब इंडियन पॉलिटी ही था। तो बेसिकली उस समय जो अर्थशास्त्र जो था वो बेसिकली पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति का ब्रांच था, लेकिन अब ये अलग हो चुका है। ठीक है, इस बुक में 15 अधिकरण, ठीक है, 180 मतलब इसके 15 अधिकरण छप चुके हैं, पब्लिकेशन छप 180 प्रकरण है और 4000 से अधिक इस बुक में श्लोक्स हैं। ठीक है, दूसरे जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं वो इंडिका पुस्तक का मिलता है। इसको लिखने वाला मेगास्थनीज है। जितने पॉइंट्स मैंने आपको अर्थशास्त्र के बताए हुए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे सारे पेपर में आ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिका। इंडिका बुक से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। और उसको लिखने वाला व्यक्ति जो था वो मेगास्थनीज था। ठीक है, और इसको यूनानी भाषा में लिखा गया क्योंकि ये खुद भी यूनानी भाषा, यूनान से ही था, तो वो यूनानी भाषा में ही लिखेगा ये। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट की तरफ क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है भाई इसमें और कुछ खास नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये कि हम लोग देखेंगे कि ये जो बुक्स थे, बुक्स के अलावा और अभिलेख स्रोत से भी हमें पता चला है इस वंश के बारे में। तो अशोक के अभिलेखों तथा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो दो चीजें, बुक्स यानी कि लिटरेचर के थ्रू भी हमें जानकारी मिलती है, और दूसरा अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस के थ्रू भी हमें जानकारी मिलती है। इंस्क्रिप्शंस का मतलब अभिलेख होता है, जो हम अब इंस्क्रिप्शन भी 2-3 प्रकार के होते हैं ना। एक तो स्टोन इंस्क्रिप्शन, एक पिलर इंस्क्रिप्शन और एक केव इंस्क्रिप्शन। ठीक है ना, एक तो पत्थर का लेख होगा, एक शिलालेख हो गया और एक आपको गुफा लेख हो गया। ये सारे सारे जो है उसकी जानकारी देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, जो इस मौर्य वंश का पहला राजा था, 322 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था, जो कि ऑलमोस्ट 24 साल का था। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम शासक था तथा इसका संस्थापक भी चंद्रगुप्त मौर्य ही था। ठीक है, चंद्रगुप्त के पिता जो थे वो मौर्य वंश के क्षत्रियों का सरदार था। और कई सारी बुक्स हैं, विशाग्द मुद्रा राशि एक बुक है, कथक सरित सागर एक बुक है। ठीक है, इन ग्रंथों में मौर्यों को जो है वो शूद्र बताया गया है। ठीक है, मौर्य जो थे वो शूद्र थे, इन वंशों में ये बताया गया है। आगे की अगर मैं बात करूं, आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें, तो अगला जो लेक्चर कह रहा है हमारा वो ये कह रहा है कि पुराण नंदों को शूद्र बताते हैं और चंद्रगुप्त को नंद वंश की पत्नी मुरा से उत्पन्न बताते हैं। ठीक है, हालांकि इसका उतना इम्पोर्टेंसी जो है ना पेपर में नहीं है इस वाले सेंटेंस की, और इस प्रकार के सेंटेंस की उतनी इम्पोर्टेंसी है नहीं। ठीक है, अलग अलग उसके अलग अलग हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो मेन पॉइंट जो क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट है वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। अगला आपका चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यारोहण है वो, तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण का मतलब जिस दिन वो अपने मतलब कि जो राजा बने थे, बेसिकली राज्यारोहण का मतलब था जिस दिन उन्होंने थ्रोन को जो है वो होल्ड किया। ठीक है, थ्रोन को होल्ड करना है राज्यारोहण कहलाता है। ठीक है, सिंहासन पे जिस दिन बैठे, तो वो है 322 ईसा पूर्व। ठीक है, ये मानी जाती है। 28 फरवरी 1793 को यानी कि 1793 में सर विलियम जोन्स ने, ठीक है,
सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले उपरोक्त नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य विस्तार, इनकी साम्राज्य विस्तार यानी कि स्टेट एक्सपेंशन की क्या नीति थी? तो एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम ये है परिशिष्ट प्रवन के अनुसार कौटिल्य ने भूगर्भ से प्राप्त धन से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक सेना का निर्माण किया था। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य तथा कौटिल्य ने सबसे पहले 322 ईसा पूर्व में पंजाब पर आक्रमण करके वहां के यूनानी गवर्नर फिलिप की हत्या कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? पंजाब पर चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम विजय थी। ठीक है, और पंजाब के बाद चंद्रगुप्त मौर्य तथा कौटिल्य ने पुनः 321 बीसी में मगध पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। मैंने पिछले बैक लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था बीसी का मतलब है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट कह लो एक तरह से आपसे। ठीक है, बिफोर द बर्थ में को इसे कह लो बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ठीक है, और एडी का मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा? मगध पर इस समय अंतिम शासन था। भाई मगध पे जब इन्होंने अपना कैप्चर किया, ठीक है, उसके बाद उससे पहले जो शासक चल रहा था वो नंदवंश चल रहा था। नंदवंश का जो अंतिम राजा था जिसका नाम धनानंद था, उसका शासन चल रहा था। बाद में उसको इन्होंने हरा दिया। ठीक है, अच्छा आगे की बात करें हम लोग। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के मध्य जो है वो सिंधु नदी के किनारे युद्ध हुआ था। युद्ध में सेल्यूकस बुरी तरीके से पराजित हुआ था। सेल्यूकस निकेटर बुरी तरीके से पराजित हुआ था, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य से एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। ठीक है, क्योंकि वो हार गया था। अब संधि की शर्तें क्या थी? तो बड़े एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करोगे तो आपको संधि की शर्तें जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा हमारा? संधि की शर्तें क्या थी वो देखते हैं हम लोग। तो संधि की कुछ शर्तों में पहली शर्त तो ये थी कि भाई सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलना, या इसके दो नाम मिलते हैं एक्चुअली, हेलना और कॉर्निया, का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। ठीक है, और इसने 4 राज्य काबुल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित हुए और एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगा। ठीक है, अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु मैसूर के श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर हुई थी। इससे भी दक्षिण में साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वो संलेखना विधि से। संलेखना विधि में क्या होता है? लास्ट में ये लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो संलेखना विधि से लास्ट में इसकी मृत्यु श्रवण बेलगोला में हुई थी। इसके बारे में जानकारी भी आगे मिलेगी भी। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आपका कि भाई रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर आपको रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है कि अशोक के गवर्नर तुषाष्ट्र ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, अगला रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक दोनों के नाम का एक साथ जिक्र मिलता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जितने पॉइंट आप लोगों ने अभी पढ़े लास्ट 2-3 पॉइंट्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला आपका कि जैनाचार्य भद्रबाहु ने प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य, इसको हम ऐसे कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद फिर उसका बेटा आया जिसका नाम था बिंदुसार, और उसके बाद अशोक। तो बेसिकली अशोक इज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अशोक जो था वो उसका ग्रैंड सन था, यानी कि उसका पोता था। बीच में एक और राजा आता है बिंदुसार, और मैंने आपको बताया था कि इसने जैन धर्म अपनाया था, बल्कि अशोक ने लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाया था। और दूसरी बात ये कि इसका जो राजनीतिक, इसका जो रिलीजियस गुरु था उसका नाम भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो धार्मिक गुरु था उसका नाम भद्रबाहु था। ठीक है, और राजनीतिक गुरु जो था वो तो चाणक्य था ही था। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहे हैं?
इसने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया और श्रवण बेलगोला, मैंने आपको बताया था ना अभी जस्ट, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में इसने संलेखना विधि से अपने प्राण जो है वो त्याग दिए। नेक्स्ट बिंदुसार की बात करते हैं हम लोग। बिंदुसार का टाइम पीरियड जो है वो 298 टू 273 ईसा पूर्व है और बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य तो सम्राट अशोक का पिता था। इसकी खास बात इतनी है कि ये सम्राट अशोक का पिता था और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, क्योंकि इसके टाइम में ज्यादा कुछ वॉर वगैरह हुआ नहीं, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई नहीं, ज्यादा इसको वेल स्टेब्लिश एक स्टेट मिल गया था, इससे ज्यादा दिक्कत हुई नहीं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा है, ठीक है, अमित्रोचेटस कहा है। संस्कृत में अर्थ अमित्री घात होता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। जो जैन ग्रंथ है एक परिशिष्ट प्रवन, उसमें भी बिंदुसार का नाम जो है वो बिंदुसार ही मिलता है, कोई और नाम से इसे नहीं जाना जाता। नेक्स्ट है आपका भाई, इसके टाइम पीरियड ना एक ग्रंथ है एक्चुअली दिव्यवदान, इसके अनुसार एक टाइम पीरियड में ये पता चलता है कि उस समय जो तक्षशिला जो जगह थी, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे बिंदुसार के समय में, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीरिया के शासक एंटियोकस का प्रथम राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में रहता था, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ये सीरिया का है, ठीक है। उस समय में रिलेशन डायरेक्ट सीरिया से होते थे, मतलब कि इंडिया का जो बेसिकली डायमेंशन था मौर्य वंश का, वो कांधार सीरिया वगैरह यहाँ तक फैला हुआ था, काफी आगे तक, मतलब पूरा का पूरा एरिया जो है ना वो यहाँ तक फैला हुआ था। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूनानी लेखक एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने पत्र के व्यवहार के माध्यम से जो सीरिया का राजा था एंटियोकस, उससे 3 वस्तुएं मांगी थी। पहला अंगूरी मदिरा, दूसरा अंजीर और तीसरा यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। इसमें से 2 वस्तुओं को उसने एक्सेप्ट कर लिया था, अंगूरी मदिरा दे दिया था और अंजीर जो है वो भिजवा दिए थे, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया था कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय जो है वो नहीं किया जाता। आगे की बात करते हैं। 3 चीजें कौन सी थी? तो मदिरा थी, दूसरा अंजीर थी और तीसरा दार्शनिक था, फिलोसोफर जिसे कहते हैं हम लोग। मिश्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने अपना राजदूत डायनियसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मिश्र के राजदूत ने भी भेजा था। मतलब इस टाइम पीरियड में एक बड़ी खास बात ये भी हो रही थी कि बहुत सारे इंटरनेशनल जो राजा थे वो अपने राज दरबार में भारत के अपने राजदूत जो है वो भारत के दरबार में भेज रहे थे, या भारत के राजा के दरबार में बेसिकली भेज रहे थे, ठीक है। और कुछ खास हुआ नहीं था। ये जो 2 विद्रोह थे इसका जिक्र जो है वो बार बार मिलता है, और मैंने कहा ना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस कुछ नहीं मिलता कि भाई ये बेसिकली बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो पिता था अशोक का। अशोक के बारे में हमें काफी कुछ पढ़ने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार की 16 रानियां थी और 101 पुत्र हुए, जिसमें से अशोक सर्वाधिक तेजवान था, ठीक है। अशोक का टाइम पीरियड दिया हुआ है आपको 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो 16 रानियां थी, उसके 101 भाई थे एक्चुअली, ठीक है। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट कह रहा भाई अशोक का एक ही सगा भाई था जिसका नाम विगताशोक था। इसका सगा भाई एक ही था, बाकी सभी जो है वो उसके अदर 16 रानियां थे, बाकी और 15 रानियों से जो भाई थे वो थे, ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म के अनुसार ना अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या जो है वो की थी गद्दी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और कलिंग के युद्ध में इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। ऐसे बातें हम पढ़ेंगे अभी आगे। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट कह रहा है भाई अशोक का सिंहासन जो है वो 273 बीसी में हो चुका था, जबकि राज्याभिषेक जो है वो 4 वर्ष बाद हुआ 269 बीसी में, ठीक है। अशोक की माँ का नाम जो है वो सुभद्रांगी बताया गया है। एक बुक है जिसका नाम है अशोकावदनाम माला, उसमें अशोक की माँ का नाम जो है वो सुभद्रांगी बताया गया है। अच्छा, बौद्ध ग्रंथों में अशोक की कई पत्नियों के बारे में जिक्र मिलता है, जैसे कि असंगमित्रा, महादेवी,
पद्मावती और तिष्यरिता। ठीक है। अशोक के अनुसार कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की एक ही रानी कारुवाकी का जिक्र मिलता है। ठीक है। अशोक के इलाहाबाद के कौशाम्बी अभिलेख में उसकी सिर्फ एक ही रानी का जिक्र मिलता है जिसका नाम है कारुवाकी। आगे की बात करते हैं भाई। अशोक के इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख में उसके एक ही पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। ठीक है। उसके एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देव नाम प्रियदर्शनी या देव नाम प्रियदर्शी जो है बेसिकली, तो देव नाम प्रियदर्शी जो है अशोक का सर्वाधिक लोकप्रिय उपाधि थी। ठीक है। देव नाम प्रिय जो है वो अशोक का ही दूसरा नाम था। और क्या क्या मिलता है, अशोक का नाम जो अशोक है वो 4 अभिलेखों में मिलता है। एक मध्य प्रदेश का अभिलेख है जिसको गुर्जरा अभिलेख कहते हैं, दूसरा मास्की कर्नाटक, तीसरा नैतूर कर्नाटक और चौथा आपका उडेगोलन कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक के 3 अभिलेखों में और एक मध्य प्रदेश के अभिलेख में जो है इसका नाम अशोक मिलता है। अच्छा, 1915 में मास्की में जो लघु शिलालेख में अशोक का नाम पहली बार पढ़ा गया। ठीक है। यानी पहली बार इसका नाम अशोक जो है वो 1915 के आसपास पढ़ा गया मास्की वाले में। ठीक है। और अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है ये भी कि भाई अशोक के राज्यारोहण जो हुआ था ना, अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 बीसी में कलिंग विजय के समय जो है ना, मतलब कि इसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 में कलिंग विजय जो है वो कलिंग पे विजय प्राप्त की थी। अच्छा, इसकी जानकारी जो है कि कलिंग पे विजय की जानकारी जो है उसके 13वें शिलालेख में मिलता है जो कि एक दीर्घ शिलालेख है। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो सबसे बड़ा शिलालेख की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा शिलालेख जो है वो 13वां ही है। ठीक है। और उसी में जानकारी इसकी मिलती है कि उसने 261 ईस्वी में जो है वो कलिंग वॉर को जीता था। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। भाई कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है। और हेनसांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा किया था। यानी कि अशोक का जो धर्म गुरु है बेसिकली उसका नाम क्या है, उसका नाम उपगुप्त है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार ये एसएससी सीजीएल, ठीक है, और छोटे मोटे और भी एग्जाम जितने भी है उसमें कई बार आ चुका है ये। ठीक है। तो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में भी आ चुका है और भी बड़े एग्जाम्स में भी आ चुका है कि अशोक के धार्मिक गुरु का नाम क्या था जिसने इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, तो उसका नाम जो है वो उपगुप्त था। आगे की बात करें, मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन क्या कह रहा है, तो मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है। यानी कि जितना भी ये सारा का सारा चल रहा था वो कौटिल्य के उस रूटीन के हिसाब से चल रहा था, सिद्धांतों के हिसाब से चल रहा था, उसी के नियमों के हिसाब से चल रहा था, चाणक्य नीति के हिसाब से चल रहा था। ठीक है। इसमें राजा का पद जो था वो वंशानुगत ही होता था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है वो बिंदुसार आया और बिंदुसार के बाद फिर अशोक आया। इससे यही पता चल रहा है कि राजा का जो पद होता था वो चुन के नहीं आता था राजा, बल्कि जो राजा का बेटा ही राजा बनता था। ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है। आगे की बात करें, कुछ प्रमुख अध्यक्ष की बात करें इसके टाइम पीरियड में, तो भाई शुल्क अध्यक्ष जो होता था वो व्यापार के प्रकार कर चुंगी एकत्रित करता था। चुंगी का टैक्स होता है। ठीक है। आगे बढ़े, पौतवाध्यक्ष जो होता था वो माप तौल के मापन को नियंत्रित करता था, यानी कि मेजरमेंट को। सूत्राध्यक्ष जो होता है वस्त्र उद्योग का मंत्री होता था। सोनाध्यक्ष जो होता था वो बूचड़ खाने और चर्म उद्योग का अध्यक्ष होता था। ठीक है। लक्षणाध्यक्ष जो होता था वो टकसाल का अध्यक्ष होता था। टकसाल का मतलब मिंट होता है गाइस, वेयर कॉइन्स आर प्लेस्ड। ठीक है। जहाँ पे सिक्कों को जो है वो ढाला जाता है, वेयर कॉइन्स आर प्लेस्ड। ठीक है। अश्वाध्यक्ष जो है वो घोड़ों की देखभाल करने वाला होता था। ठीक है। और हस्त अध्यक्ष जो है वो हाथियों की, हस्त अध्यक्ष जो है वो हाथियों की, और अकारा अध्यक्ष जो है वो खान मंत्री होता था। खान का मतलब जैसे कोई भी माइनिंग वगैरह इससे जुड़ा हुआ। ठीक है। आगे की बात करते हैं, मौर्यकालीन की सैन्य व्यवस्था काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने काफी वॉर जीते थे और इनका एक्सपेंशन जो था वो पूरे भारत में ही होता था। तो यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वरोही और 9,000 गज सेना और 8,000 रथ सेना थी। ठीक है। इतना उनके पास जो है आर्मी थी। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए एक अलग विभाग था और इस विभाग में 30 सदस्य थे। जो मेगास्थनीज थी उसकी बुक जो थी
ठीक है, उसके हिसाब से इंडिका, बेसिकली इंडिका पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज ने लिखी थी और उस बुक में इसका जिक्र मिलता है। कौटिल्य के अनुसार राजा को सभी वर्गों के लोगों को सेना में नियुक्त करना चाहिए। ठीक है, ये कौटिल्य की नीति है या चाणक्य नीति है, उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है यहाँ पे। आगे की बात करें हम भाई, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा को 3 परिस्थिति में युद्ध करना चाहिए। प्रकाश युद्ध यानी कि आमने सामने का, कूट युद्ध यानी कि चालाकी और छलबाजी से, और तीसरा तृष्ण युद्ध यानी कि अप्रत्यक्ष युद्ध, शत्रु राज्य में गृह युद्ध छिड़वा देना। ठीक है, ये 3 जो है राज्य चाणक्य नीति को दर्शाते हैं। आगे की बात करें, गुप्तचर व्यवस्था कैसी चल रही थी इसमें। तो गुप्तचर व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मौर्य में जनतांत्रिक परिषदों के अभाव के कारण जनता में मनोभाव, विचारों, इच्छाओं, राजाओं के विरोधियों और विद्रोहियों, अधिकारियों आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की गई थी। मतलब इनके टाइम पे गुप्तचर व्यवस्था जो थी वो थी, ये लोग फॉलो करते थे। क्या करने के लिए? जनता का मनोभाव, विचार, इच्छा जानने के लिए, राजा के विरोधियों का पता लगाने के लिए, ठीक है, विद्रोही अधिकारियों का पता लगाने के लिए, ये सारे काम करने के लिए। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को जो है वो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं। और उसमें कुछ खास नहीं। न्याय व्यवस्था की बात करें भाई, तो न्याय व्यवस्था में सारे पॉइंट लिखे हुए हैं वैसे तो। ठीक है, बड़े न्यायालय भी होते थे, ग्राम न्यायालय भी होते थे, सारी बातें हैं। जो फौजदारी न्यायालय होते थे तो उनको कंटक शोधन कहा जाता था। ठीक है, जो फौजदारी न्यायालय होते थे उनको कंटक शोधन कहा जाता था। आगे की बात करें हम लोग, दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय कहा जाता था। और अशोक अपने राजस्व अभिषेक के 26वें वर्ष तक 25 बार वृद्ध कैदियों को रिहा किया था उसने। ठीक है, उसने 25 बार जो है वो वृद्ध कैदियों को उसने रिहा किया था। रिहा करने का था ये बेसिकली कि उसको फ्री किया था। ठीक है, और उसमें कुछ खास तो मिलता नहीं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। राज व्यवस्था की बात करते हैं थोड़ा सा। राज व्यवस्था में क्या कह रहा है, तो भाई मौर्य काल में वित्तीय यानी कि राजस्व वर्ष आषाढ़ के ज्येष्ठ तक होता था। ठीक है, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता था, जैसे हम बात करेंगे इसकी इंडिया में, तो भाई 1 अप्रैल से लेकर के, ठीक है, 31 मार्च तक जो है वो फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं आरबीआई, ये तो नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर होता है, लेकिन आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारे देश में वो 1 जुलाई से लेकर के, ठीक है, 30 जून तक होता है। ये आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर थोड़ा अलग होता है, बाकी बैंकों का अलग होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। टैक्स वगैरह भी थे। एक टैक्स था जिसका नाम भाग था। ये उन किसानों से लिया जाता था जो जिनके पास भूमि जो थी, स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से लिया जाता था जिनके पास भूमि थी। तो एक प्रकार का लैंड टैक्स होता था बेसिकली, और उसी लैंड टैक्स को जो है ये लोग भाग कहते थे। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, तो बिक्री कर ये लोग सेल्स। अच्छा, ये लोगों ने लुम्बनी एक जगह थी एक्चुअली उनके टाइम पे, तो ये सभी जगह से ना काफी टैक्स लेते थे, लेकिन लुम्बनी का टैक्स जो है ना उन्होंने घटा के 1/8 कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिक्री कर। तो भाई बिक्री कर की बात करें तो हिरण्य कर और नगद कर था। ठीक है, और उदक भाग था, सिंचाई टैक्स भी था, यानी कि इरिगेशन टैक्स भी था। ठीक है, इसको इरिगेशन टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं एक तरह से कह लो कैश टैक्स कह सकते हो, यानी कि जो लोग नगद में जो लोग नगद में काम कर रहे हैं उनके लिए टैक्स हो सकता है ये। ठीक है, प्रशासन की बात करें गाइस, तो भाई नगर प्रशासन की बात करूं मैं अगर मौर्य डायनेस्टी की, मौर्य वंश की, तो इसमें सबसे ज्यादा जानकारी जो है वो मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, उसी से जानकारी मिलती है। और नगर प्रशासन के बारे में सभी चीजें उसी से मिलती है। ठीक है, इसके बारे में और क्या लिखा हुआ है, एक तो ये लिखा हुआ पॉइंट पहला वाला, दूसरा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के संबंध में पॉलीब्रोथा यानी पाटलिपुत्र का विवरण दिया है। ठीक है, इस जगह का विवरण है ये कह सकते हैं हम लोग। आगे की बात करें भाई, मेगास्थनीज के अनुसार पॉलीब्रोथा में नगर प्रशासन के लिए 30
30 सदस्यीय एक सभा थी जिसे 5 सदस्यों की 6 समितियां थी। ठीक है, आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी जो है उसको एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। एस्ट्रोनोमोई होता था या एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था? क्या कहा जाता था? एस्ट्रोनोमोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रशासनिक इकाइयों की बात करें, मौर्य काल में साम्राज्य प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अनेक प्रांतों में विभक्त था। ठीक है, और प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में पूर्णतः समय 5 चक्रों में डिवाइडेड था, मतलब 5 हिस्सों में डिवाइड कर रखा था इसको, और प्रत्येक चक्र में सम्राट द्वारा एक प्रांतपति को नियुक्त करते थे ये लोग। ठीक है, जिसे कुमार कहा जाता था। ठीक है, कुमार को नियुक्त किया था, जो हर एक यानी कि पूरे भारत को इन्होंने 5 हिस्सों में डिवाइड कर रखा था बेसिकली। ठीक है, और हर एक हिस्से में एक प्रांतपति होता था जिसे कुमार कहा जाता था, जो उसका राजा होता था, जो उसका करने वाला होता था। अब अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में यहीं से बनते हैं, अशोक के अभिलेखों से। एक क्वेश्चन इसके फादर से बनता है, एक क्वेश्चन इसका रिलीजियस गुरु से भी बनता है। अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अशोक के अभिलेखों की खोज जो है सर्वप्रथम टिफन थैलर नामक एक पादरी ने 1750 में की थी। ठीक है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेकिन दूसरा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिपे ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। देखो, खोजा तो इसने था, लेकिन पढ़ने का क्रेडिट जो जाता है वो जेम्स प्रिंसिपे को जाता है। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो जेम्स प्रिंसिपे को क्रेडिट जाता है इसका। आगे की बात करते हैं, इन्होंने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा। ठीक है, इन्होंने दिल्ली टोपरा अभिलेख को भी पढ़ा है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। अशोक के जितने भी अभिलेख थे उनकी जो भाषा थी वो मूल भाषा इनकी प्रकृति ही थी। ठीक है, और इसके अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग हुआ। पहला ब्राही लिपि, दूसरा खरोष्टी, तीसरा आरमाइक और चौथा यूनानी लिपि। ठीक है, तो अशोक के जो शिलालेख है उसका वर्गीकरण जो किया गया वो कुछ कैटेगरी में किया गया है। पहला दीर्घ शिलालेख जो बहुत बड़े थे, फिर लघु शिलालेख जो से छोटे थे, फिर दीर्घ स्तंभ लेख। देखो, शिलालेख जो पत्थरों पे लिखा जाता था, ठीक है, स्टोन इंस्क्रिप्शन कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसको कहा जाता है पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, फिर आपका ये आपका स्तंभ लेख है। ये अच्छा नहीं, एक से नहीं, ये लार्ज स्टोन इंस्क्रिप्शन है, ये स्मॉल स्टोन इंस्क्रिप्शन है, ये आपका लार्ज पिलर इंस्क्रिप्शन है और ये आपका शॉर्ट पिलर इंस्क्रिप्शन है। और इसके अलावा कुछ अन्य जानकारियां भी हमें मिलती हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। अभी इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार आप एक नजर देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये इनके फीचर्स की बात की गई है कि भाई दीर्घ शिलालेखों में क्या क्या होता था, लघु में क्या क्या होता था, दीर्घ स्तंभ लेख में क्या होता था, या लघु में क्या होता था, अन्य बातों में क्या थी। अन्य में बेसिकली गुफा लेखों की बात होती थी, जो केव इंस्क्रिप्शन होते थे ना, उनकी ज्यादा बात होती थी। ठीक है, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हो, इससे क्वेश्चन कोई खास नहीं बनता। मेन तो ये आता कि भाई किस शिलालेख में क्या लिखा गया था, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर कोई पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहा है तो वो इस डाटा को पढ़ सकता है और इससे जानकारी ले सकता है, क्योंकि इनसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हिस्ट्री से है तो, ग्रेजुएशन से, तो उससे इंटरव्यू में क्वेश्चन इसके पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आगे की बात करते हैं हमने नेक्स्ट पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपका? पहला, धौली और जौगढ़ से प्राप्त दीर्घ शिलालेख में लेख नंबर 11, 12 और 13 नहीं मिलते। यहाँ से 2 पृथक लेख मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान से जो लेख मिले हैं, दीर्घ शिलालेख मिले हैं, उनकी लिपि जो है वो खरोष्टी है। पाकिस्तान से जो 2 दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनकी जो लिपि प्राप्त हुई है वो खरोष्टी प्राप्त हुई है। आगे की बात करें भाई, भाब्रू लघु शिलालेखों में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त किए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और भाब्रू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा जो है वो कहा है। तो स्वयं का मगध का राजा किसमें कहा है? भाब्रू शिलालेख में। और बौद्ध धर्म की आस्था का भी जो है प्रमाण जो है वो उसी से मिलते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। द्वितीय शिलालेख में अशोक द्वारा अपने साम्राज्य में पड़ोसी राज्यों में मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध कराए जाने का उल्लेख मिलता है।
रोमनदई स्तंभ लेख में अशोक द्वारा बलि नामक कर समाप्त करके भूमि कर को 1/8 करने का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है काफी ये। अगला, इलाहाबाद के कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में रानी का उल्लेख कहा गया, जो मैंने आपको पीछे स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, है ना, इसकी जो 4 रानियां थी, ठीक है, उसमें से जिस रानी का जिक्र मिलता है वो इलाहाबाद के कौशाम्बी अभिलेख में है। आगे की बात करते हैं भाई, प्रथम पृथक अभिलेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। जो पहला अभिलेख है उसमें वो क्या कह रहा है कि जितने भी मनुष्य हैं वो सारे के सारे क्या है, मेरी संतान है। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट पॉइंट आप स्किप कर सकते हो, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है, इसको छोड़ दो। अगला पॉइंट देखो, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो भाई 4 वर्णों में बटा हुआ था, 4 कैटेगरीज में बटा हुआ था, वही जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो हमेशा से, ठीक है, और कुछ खास इसमें है नहीं। ये मेगास्थनीज के द्वारा समाज में जो भारतीय समाज में 7 वर्ग बांटे गए हैं उनको दर्शा रहा है ये। इसमें दार्शनिक है, ठीक है, इसमें पुजारी, भिक्षु, विद्वान आदि आते हैं, कृषक हैं, ठीक है, पशुपालक हैं, व्यापारी हैं, शिल्प व्यापारी हैं, सैनिक हैं, निरीक्षक हैं, मंत्री हैं, ठीक है, ये सारे लोग जो हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं। दास प्रथा की बात करें तो भाई दास प्रथा थी, मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा जो थी वो चलती थी और अवेलेबल थी। आगे की बात करें, स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो स्त्रियों की दशा में पहले के मुकाबले काफी गिरावट आई थी। समाज में 8 प्रकार के विवाह होते थे, विधवा और पुनः विवाह भी होते थे, ठीक है। आगे की बात करते हैं, इसमें और कोई खास क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है, छोटे एग्जाम्स के लिए नहीं बनता। आर्थिक जीवन की बात करें तो वो भी बात कर लेते हैं। आर्थिक जीवन में क्या कहता है भाई, कृषि की अगर हम बात करें तो कौटिल्य ने कृषि, पशुपालन, वाणिज्य को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा है, ठीक है। और मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन भारतीय समाज में 7 वर्गों में कृषकों की संख्या सर्वाधिक थी। मौर्य काल में कृषक स्वतंत्र रूप से कृषि करते थे, परंतु राज्य द्वारा भी सीता अध्यक्ष की देखरेख में कृषि करवाई जाती थी, जो उसका हेड होता था। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त वैश्य के नेतृत्व में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ये पॉइंट भी ऑलरेडी कई बार आ चुका है और यहाँ भी रिपीटेड हो रहा है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थशास्त्र के अनुसार 3 फसलें उगाई जाती थी। अर्थशास्त्र पुस्तक जो कौटिल्य ने लिखी थी, एक रबी की फसल थी, एक खरीफ की फसल थी और तीसरी जायद की फसल थी, ठीक है। तो ये नॉर्मली आप पढ़ते हो ना, रबी की क्रॉप्स, खरीफ की क्रॉप्स एंड जायद की क्रॉप्स, इसको अलग अलग नाम कहते थे, हेमन कहते थे, ग्रैमिशक कहते थे और केदार कहते थे, ठीक है। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपको उद्योगों की अगर हम बात करें, उद्योगों में क्या बात हो रही है वो देखते हैं एक बार। तो उद्योग की बात करें भाई, तो किस प्रकार के उद्योग करते थे, तो भाई मौर्य काल में अनेक प्रकार के उद्योग जो थे वो राज नियंत्रित थे, यानी कि राजा का नियंत्रण था उस पर, ठीक है। और अनेक उद्योग धंधे होते थे इसमें। वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। भारत में मौर्य काल में सोना निकालने वाली चींटियां भी पाई जाती थी, ठीक है, ऐसा भी सिस्टम था कुछ शायद कि भाई मौर्य काल में सोना निकालने वाली चींटियां भी वो लोग यूज करते थे या सोना निकालने के लिए इस चीज का यूज करते थे, ठीक है। आगे की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, ये लोग व्यापार कहाँ कहाँ करते थे, कैसे कैसे करते थे। तो भाई मौर्य काल में व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था, यानी कि पानी के थ्रू भी वो जाके बाहर बेचते थे और स्थल मार्गों के थ्रू भी। व्यापारियों के काफिले चलते थे जिन्हें सार्थ कहा जाता था, ठीक है। और व्यापारिक काफिलों के नेतृत्व करने वाले सार्थवाह कहा जाता था, ठीक है। आगे की बात करें, अर्थशास्त्र के अनुसार चीन का बना रेशम वस्त्र चीन पट्ट भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ करता था, यानी कि हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन थे, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन थे बिजनेस को लेकर के, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन थे बिजनेस को लेकर के, वो सारा का सारा चलता रहता था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, फिर भी एक बंदरगाह है भारत में पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न घाट में एक
भरूकक्ष तथा सोपारा बंदरगाह पाए जाते थे, ये इंपॉर्टेंट है। और भारत में पूर्वी तट पर बंगाल में ताम्रलिप्त बंदरगाह था, बंगाल में ताम्रलिप्त था और गुजरात में आपका भरूकक्ष था। मुद्रा की बात करें तो वही मुद्रा के निर्गमन का अधिकार जो है वो लक्षणाध्यक्ष के नाम अधिकारी होता था, जो उसका अध्यक्ष होता था, जो उसे हैंडल करता था। ठीक है, यहाँ पे सोने चांदी तांबे की मुद्राएं ढाली जाती थी और सबसे फेमस मुद्रा जो होती थी वो चांदी की होती थी इसमें मौर्य काल में। असली तथा नकली सिक्कों की जांच के लिए रूप दर्शक नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। जाली सिक्के तो नहीं आगे मार्केट में, तो उसके लिए जो है रूप दर्शक, उसका जो अधिकारी होता था उसका रूप दर्शक। जबकि जो टकसाल का जो अधिकारी होता था, जो मैंने कहा था ना मिंट का जो होता था, मिंट क्या होता है जहाँ पे कोई सिक्के बनाया जाता था, तो उसका अध्यक्ष होता था उसे लक्षणाध्यक्ष कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मौर्य कला की बात करते हैं। अगर हम भाई मेगास्थनीज के अनुसार जो है ना पॉलीब्रोथा यानी कि पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर था और यह गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित है। इसमें 80 स्टेडिया लंबा और 15 स्टेडिया चौड़ा था। 80 स्टेडिया, यहाँ पे एक मेजरमेंट की बात हो रही है शायद उनके अकॉर्डिंगली। ठीक है, नगर के बाद 60 फीट गहरी एक खाई होती थी। नगर के मध्य उद्योगों में घिरा हुआ राजप्रसाद था, जो कि सूसा और सीरिया के राज प्रसादों से भी सुंदर था। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है एक तरह के कह लो फाउंटेन की, शायद जहां तक मुझे याद है। ठीक है, हालांकि पाटलिपुत्र के उत्खनन में यानी कि जब उसको खोदा गया तो उसमें किसी प्रकार का कोई राजप्रसाद नहीं मिला है। आगे की बात करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है काफी। फायान पाटलिपुत्र के राजप्रसाद का वर्णन करते हुए कहता है, क्या कहते हैं, यह राजप्रसाद पत्थरों से निर्मित था और यह मानव द्वारा नहीं देवताओं द्वारा निर्मित प्रतीत होता है। ठीक है, ये कहा गया है किसके द्वारा, फायान के द्वारा, जो कि एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट, गुफाओं की बात करें अगर हम, तो बराबर पहाड़ी में अशोक की 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसमें आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान दिया था, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ वाला। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के साधुओं को इसने गुफाएं दान दी थी, किसने, अशोक ने। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, नागार्जुन पहाड़ियों पर अशोक के पौत्र दशरथ ने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। उसने आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान दिया था, इसने भी। ठीक है, आगे की बात करें स्तूप की, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, पहली बात तो ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन क्या आता है। दूसरा, मौर्यकालीन स्तूप जो है वो ईंटों के बनाए गए हैं। ठीक है, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था अपने टाइम में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी तो फिलहाल यही पॉइंट है। आगे की बात करते हैं भाई, अशोक के द्वारा बनाए गए अनेक स्तूपों के वर्तमान में 2 ही स्तूप शेष बचे हुए हैं, एक तो सांची का स्तूप और दूसरा सारनाथ का स्तूप। ठीक है, तो 2 स्तूप बचे हुए हैं अभी वर्तमान में। स्तंभ की बात करें अगर हम, तो स्तंभ यानी कि पिलर इंस्क्रिप्शन के लिए बेसिकली जो खंबे गाड़ गाड़ के उस पर जानकारी जो दी जाती थी, है ना, तो अशोक ने अपने स्तंभों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया है। और लाल बलुआ पत्थर चुनाव जो है वो मिर्जापुर तथा मथुरा की पहाड़ियों से लाया गया था। सारनाथ में 4 पशु चलते हुए दिखाई देते हैं, हाथी, वृषभ, सिंह और अश्व। ठीक है, अश्व का मतलब घोड़ा होता है और वृषभ का मतलब बैल होता है। ठीक है, इसके नीचे भाई अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है ना, जो आपने देखते हो, जो भारत सरकार का जो एम्बलम है, यहाँ पे क्या दिखा है आपको, एक बैल दिखाई दे रहा है, एक घोड़ा दिखाई दे रहा है, नीचे अशोक चक्र है बीच में, ऊपर 4 शेर नजर आते हैं आपको, है ना, एक पीछे की तरफ होता है जो हिडन होता है। ठीक है, तो यही उसी के बारे में बता रही है। तो उसके नीचे अशोक चक्र दर्शाया गया, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। और सारनाथ की इसी लाट को भारत सरकार का राज चिन्ह वृषभ, अश्व तथा 24 तिल्ली वाला चक्र अपनाया गया है। ठीक है, तो जो हमने भारत सरकार ने जो एम्बलम लिया है, जो राज चिन्ह लिया है भारत सरकार ने, वो कहाँ से मिला है, वो सारनाथ के अभिलेख से मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं मूर्ति कला की, ये भी खत्म ही हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, मूर्ति कला में कुछ खास नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रस्तर मूर्ति जो है वो दीदारगंज पटना से प्राप्त चमार ग्राहिणी यक्षी की मूर्ति है, जो कि 6 फुट लंबी और 6 फुट और 9 इंच लंबी है। और इसमें कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, आप मूर्ति वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट कर सकते हो, छोड़ सकते हो। हाँ, अगर कोई बाहर या कोई बड़े एग्जाम का व्यक्ति है, जैसे यूपीएससी या यूपीपीसीएस का, तो उसको वो एक बार रीड आउट कर सकता है, क्योंकि उनके लेवल पे ये क्वेश्चन बनते हैं। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। पटना, मथुरा, अहिछत, गाजीपुर आदि उत्खनन में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मृदभांड का मतलब गाइस एक तरह से कह लो मिट्टी के बर्तन जिसे कहते हैं ना, यानी कि हम कह सकते हैं सैंड पॉट्स। ठीक है, सैंड पॉट्स की बात हो रही है।
तो राजगृह से गाढ़े काले रंग के मृदभान जो है वो मिले हुए हैं, बर्तन मिले हुए हैं। अब ये सारे पॉइंट जो लिखे हुए हैं गाइज आपके, ये इसी के लास्ट कुछ पॉइंट बचे हैं जो रिवाइज के लिए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के प्रभाव से आकर जैन धर्म को स्वीकार करता है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो रिलीजियस गुरु है बेसिकली वो कौन है, तो वो भद्रबाहु है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से, संलेखना विधि से अपने प्राणों का अंत किया और कहां पे किया, तो उसने किया भाई श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला कर्नाटक। ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई। ठीक है, धम्म विजय की नीति अपनाई। एक तरह से धम्म का मतलब बेसिकली ये लोग क्या करते थे कि कलिंग के युद्ध के बाद जो है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था आप देखो, आपको याद रखना है, कलिंग के विजय के बाद जो है इसने अपने इलाके में, अपने पूरे राज्य में जो है ना अलग अलग जगह पे फैला दिए इंस्क्रिप्शन, मतलब कि स्तंभ लेख लगा दिया और किसको क्या करना है नहीं करना उसको रूल रेगुलेशन चिपका दिए थे। अगले की बात करें तो भाई अगले की बात करें अगर हम, तो मौर्य काल में सिक्का जारी करने वाले अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहते थे। ठीक है, और अशोक के 8वें दीर्घ शिलालेख में पता चलता है कि अशोक ने धम्म यात्रा की प्रथा प्रारंभ की और सर्वप्रथम अपने अभिषेक के 10वें वर्ष में उसने बौद्ध गया की यात्रा की थी। यानी अपने राज्याभिषेक जो बना, वो राजा जो बना, तो उसमें उसने उसके 10 वर्ष बाद जो है बेसिकली उसने बौद्ध गया की यात्रा कंप्लीट की थी। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, आपका एक और पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको कि भाई बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था, यहाँ से मौर्यकालीन मूर्तियां जो है वो प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपके अशोक के 12वें, जूम कर देते हैं, अशोक के 12वें दीर्घ शिलालेख में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई है। ठीक है, चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, तो कौटिल्य भी वही है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, कौटिल्य भी वही है, चाणक्य भी वही है और विष्णुगुप्त भी एक ही व्यक्ति हैं। विशाखदत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन दिया गया है। ठीक है, विशाखदत्त ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम मुद्रा राक्षस था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है। अशोक के 2 और 13वें दीर्घ शिलालेख में संगम राज्य चोल, पांडे और चेर का उल्लेख मिलता है। भाई अशोक ने जो है पूरे भारत पर कब्जा किया था, लेकिन साउथ में जो था ना, साउथ में चोल, चेर और पांडे 3 का कब्जा मिलता था। उनकी जानकारी जो है उसके 2 और 13वें शिलालेख में मिलती है। कलिंग वॉर भी यहीं पे ही हुआ था, यहाँ पे इस जगह पे। यद्यपि इन लेखों में दक्षिण के 2 अन्य राज्यों सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी लंका का उल्लेख भी है। यहाँ पे मैंने कि श्रीलंका का भी उल्लेख मिलता है और सत्यपुत्र एक और का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट है आपका, गोरखपुर जिले में स्थित सोहगोरा में एक अभिलेख प्राप्त है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में माना जाता है। इस अभिलेख में खाद्यान्न को देश के संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश लिखा गया है। ठीक है, तो गाइज ये हमारा सारा का सारा था। इसमें हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, बिंदुसार के बारे में पढ़ा और अशोक के बारे में पढ़ा। अब इसके बारे में अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में, 200 ईस्वी से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसमें हम लोग एंड पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही इस लेक्चर में, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे कंप्लीट जो है वो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छे लेवल की पढ़ाई जा रही है। दूसरा स्टैटिक जीके, जिसके लिए हजारों रुपए आप लोग पे कर देते हो, वो हजारों रुपए पे करने की जरूरत है, तो वो स्टैटिक जीके भी फ्री में मिल रहा है, उसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों पर आपको ध्यान देना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये सारा का सारा था हिस्ट्री का। ये हमारा 10th लेक्चर हो चुका है, इससे पहले 9th लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, या शायद 8th लेक्चर है, मुझे देखना पड़ेगा, तो उसका भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।